हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम बात करने वाले हैं 17 जून। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल और पीआईबी में कुछ छपे आर्टिकल को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज हीट वेव्स जो सरफेस ओजोन इन इंडिया में इन साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा हम देखेंगे इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज एंड एल्डरली वुलनरेबिलिटी इन इंडिया। फोर्थ में इंडिया का और सोलोविका का जो रिलेशन है उसमें देखेंगे। और लास्ट में आपको पता ही होगा जैसे कि प्रीलिम्स के फोकस कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा दिन। देखो, हीट वेव्स एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है इंडिया में। हाल ही में आपको पता होगा कि जो एनपीजे क्लीन एयर नेचुरल पोर्टफोलियो जर्नल है 26 का, उसने पाया कि जो हीट वेव है वो तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है जो ओजोन लेवल के साथ। तो एक और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लोग मरते जा रहे हैं और कुछ डिजीज हो रही है हार्ट में, लंग्स में, ये सब इंडिया में केसेस पाए गया है। तो एक बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर क्या है, पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज द सरफेस ओजोन क्या है। देखो, सेकेंडरी ये पॉल्यूटेंट होता है। ये भी देखा जाता है कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर पर इमिटेट नहीं करता है, लेकिन फॉर्मली अगर देखा जाए तो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन के साथ ये पॉल्यूटेंट्स और को प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में काम बनाता है। मेजर इसके जो प्रिकॉर्सर्स है वो कौन कौन है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, ठीक है, और वोलाटाइल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, फिर फॉर्मेल्डिहाइड है। ये मेजर इसके प्रिकॉर्सर्स है। फॉर्मेशन की बात की तो ये कैसे बनता है, ओजोन 3 O3 कैसे बनता है? तो सनलाइट के साथ जब नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है और उसके बाद जब वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, तीनों मिलकर ये ओजोन 3 यानी ओजोन का निर्माण करते हैं। अब गुड ओजोन एंड बैड ओजोन में क्या डिफरेंस? देखो, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन और सरफेस जिसे हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहते हैं। तो जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो बेनिफिशियल होता है, लेकिन ये क्या होता है, हार्मफुल पॉल्यूटेंट होते हैं। ये ओजोन लेयर का बनाता है, लेकिन ये काजेज करता है एयर पॉल्यूशन को। ये प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से, लेकिन ये डैमेज करता है लंग्स को, हार्ट को और कॉर्स को। तो ये बहुत ही ज्यादा, तो जो सरफेस पे पाई जाती है वो बहुत ही ज्यादा हार्मलेस होती है, लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर पे पाई जाती है वो बेनिफिशियल होती है। अब यहाँ पर फाइंडिंग देखी स्टडी में कि ओजोन जो लेवल है ड्यूरिंग हीट वेव की वजह से नॉर्दर्न इंडिया में 85 से लेकर 110 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब के हिसाब से चल रहा है। लेकिन वही अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के अनुसार 70 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब होना चाहिए। तो ये एक अलग आगे ही चला गया है। अब ऑब्जर्वेशन में ये चीज देखा गया कि ओजोन ने एक्सेप्ट किया कि जो डब्ल्यू का जो लिमिट जो है उसको एक क्रॉस करने के बाद ऑल रीजन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द हॉट प्री मानसून पीरियड, मतलब ये देखा जा रहा है कि पूरी तरह से हॉट सीजन में पाया गया है। अब वाई डू हीट वेव्स इंक्रीज? ओजोन क्यों बढ़ रहा है? रीजन क्या है? हाई टेम्परेचर एक्सेलरेट जो फोटोकेमिकल रिएक्शन कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सनलाइट इंटेंसिटी, इनहांस करेगा ओजोन परफॉर्मेशन को। रिजल्ट में क्या है, हीट वेव एक देखा जाए तो फास्टर ओजोन फॉर्मेशन है और हायर पॉल्यूशन लेवल को भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। अब हेल्थ इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है? तो यहाँ पर डिजीज लिंक हो रहा है, यानी जो हमारा आइकेमिक हार्ट डिजीज हो रहा है जिसे IHT बोला जाता है। उसके बाद कोव्ड पाया जा रहा है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शनल पुल्मोनरी डिजीज पाया गया है। 2024 में हीट वेव को अगर देखा गया था तो एस्टिमेटेड ओजोन लिंक जो था जिसमें नियर अबाउट 25,000 से अधिक यानी 26,500 लोगों की जान गई थी। लेकिन एडिशनल हीट वेव इम्पैक्ट पड़ा, कंपेयर करने पर ये देखा कि 490 जो एडिशनल हार्ट डिजीज डेथ हुए थे, 342 एडिशनल कॉप डेथ हुए थे, और टोटल देखा गया तो 830 लोगों का ये मृत्यु एडिशनल हीट वेव इम्पैक्ट की वजह से हुआ था। अब फुल फॉर्म अगर बात करें हम किसको, COPD का, तो ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लंग्स डिजीज होता है, काज करता है एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को। कॉमन कॉजेज में अगर बात करें तो जैसे स्मोकिंग करने से होता है, एयर पॉल्यूशन से होता है, और ऑप्टेंशियल डस्ट एक्सपोजर की वजह से भी होता है। अब हीट वेव ट्रेंड इन इंडिया में देखा गया तो स्टडी पीरियड में 2004 से 2024 यानी 20 साल का डाटा जब आया तो उसमें देखा गया कि 188 हीट वेव्स इवेंट आइडेंटिफाई किया गया है। जो सेवर हीट वेव जो ईयर है 2010, 16 और 19 और 24 में ज़्यादातर मिले हैं। कॉमन फैक्टर देखा गया इनमें, तो इसमें स्ट्रॉन्ग जो यल नीनो एपिसोड ये सबसे ज़्यादा फॉलो किया गया स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर रीजन जो है जहाँ पे हाईएस्ट ओजोन इंक्रीज हो रहा है वेस्टर्न हिमालय में, क्योंकि रिकॉर्ड किया गया यहाँ पर ना कि स्टीपेस्ट जो लॉन्ग टर्म राइज हो रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि WHO का जो गाइडलाइन के अनुसार 115%
2024 में ये लेवल एक्सीड हुआ है। अब डेटा सोर्सेज में अगर बात करें तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो IMD है, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, ग्लोबल वेदर्स एंड डेटा सेट, यहाँ से हम सोर्सेज को लिए हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के अनुसार सरफेस ओजोन जो है वो रिकमेंडेड करता है 70 माइक्रोग्राम प्रति मीटर की, लेकिन अभी हमारे भारत में 85 से लेकर 115 तक चला जा रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा चला गया है। WHO के गाइडलाइन के अनुसार ये जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल लिंकेज क्या है, हीट वेव प्लस एयर पॉल्यूशन दोनों इंटरेक्शन करते हैं। क्लासिकली अगर एग्जांपल में देखा जाए तो कंपाउंड क्लाइमेट को इवेंट करेगा, क्लाइमेट जो एयर पॉल्यूशन को नेक्सस में बदलेगा। अब ये क्या होगा कि बढ़ेगा, जहाँ पे मोर्टिलिटी बढ़ेगी, रिस्पायरेटरी इलनेस मिलने को मिलेगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी इंक्रीज होगा। अब रिलेटेड पॉलिसी डेवलपमेंट में अगर सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड 2025 में जो पॉलिसी आई, वहां पर ये किया गया कि हीट वेव और लाइटिंग पे इम्पैक्ट देखा गया। नेशनल नोटिफाइड डिसास्टर इसको किया गया है, नोटिफाई किया गया है। अब सिग्निफिकेंस में देखा गया तो जो स्टेट कुड एक्सेस स्टेट डिसास्टर रिस्पांस फंड, SDRF जो है रिलीव कर सकती है, मिटिगेशन कर सकती है इन सब की वजह से। अब देखो बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सरफेस ओजोन। देखो, इट इज डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्री। नहीं भाई, मैंने यहाँ कहीं नाम लिया ऑटोमोबाइल चाहे इंडस्ट्री, कहीं नाम लिया नहीं लिया। पहला गलत है। पहला जब गलत हो गया ना तो सिंपल सी बात है कि सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। इट इज फॉर्म बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन, बात सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड सही है। वोलाटाइल ऑर्गेनिक ये भी सही है, तो दूसरा सही हो गया। तीसरा, इट इज हार्मफुल ह्यूमन रिस्पायरेटरी हेल्थ, या तो इस तरह से बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। आज का दूसरा हमारा आर्टिकल है वो है इंडियाज का ट्रेड परफॉर्मेंस के बारे में। तो वो इंडिया जो है गुड एक्सपोर्ट करता है, हिट रिकॉर्ड द हाई ऑफ $45.2 बिलियन इन मई और ट्रेड डिफिसिट में। अब न्यूज में क्यों हुआ, तो इंडिया का जो मर्चेंडाइज है, गुड्स है, वो एक्सपोर्ट जो रिकॉर्ड किया गया है बहुत ही ज्यादा मई में सबसे, तो ये डिस्पाइट हायर एक्सपोर्ट हुए हैं। ओवरऑल ट्रेड जो डेफिसिट है वाइडेंस में, बिकॉज ये इम्पोर्ट जो ग्रीव फास्टर हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ ट्रेड डेटा है जो मई का इंडिकेटर में देखते हैं और मई 2026 और ग्रोथ में देखते हैं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो था वो $45.2 बिलियन था। अब ये प्लस 18% इंक्रीज हुआ है ग्रोथ में। मर्चेंडाइज इंपोर्ट की बात करें तो $73.4 बिलियन हुए हैं इंपोर्ट, तो ये प्लस 22.1% क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है। सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो $36.8 बिलियन था, इसमें भी 13.2% का ग्रोथ हुआ है। सर्विस इंपोर्ट की बात करें तो $19.1 बिलियन, इसमें भी 14.1% का क्या ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट तो $10.5 बिलियन, यानी ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब इम्पोर्टेंट ट्रेड टर्म की अगर बात करें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ द फिजिकल गुड्स एंड प्रोडक्ट के बारे में। एग्जाम्पल में जैसे पेट्रोलियम का प्रोडक्ट हो, इंजीनियरिंग गुड्स हो, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल्स एंड जर्म्स एंड ज्वेलरी, ये सबका एक्सपोर्ट करना। सर्विस एक्सपोर्ट का मतलब होता है ये एक्सपोर्ट जो सर्विस है जहाँ पर रेदर देन गुड्स, जैसे एग्जाम्पल में IT सेक्टर हो, सॉफ्टवेयर सर्विस हो, फाइनेंशियल सर्विस हो, कंसल्टेशन, टूरिज्म, इन सबको प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, सर्विस एक्सपोर्ट। अब ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जब इंपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट से अधिक हो जाएगा। फार्मूला ट्रेड डेफिसिट इज इक्वल टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट जितना हो उसमें से एक्सपोर्ट को माइनस कर दो, वो ट्रेड डेफिसिट निकल जाएगा। ठीक है, तो मोर फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होता है। परसिस्टेंट लार्ज जो डिफिसिट है वहां पर करेंट अकाउंट बैलेंस भी देखा गया है। ट्रेड सरप्लस की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या होगा, ग्रेटर देन द इंपोर्ट। मतलब एग्जाम्पल के लिए चाइना ने रिकॉर्ड किया है मर्चेंटाइज ट्रेड सरप्लस का। मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर क्या क्या है जो इंडिया करता है, इंजीनियरिंग गुड्स में जैसे एक्सपोर्ट किया है $12.3 बिलियन, ग्रोथ हुआ है 24.5%। इंक्लूडेड क्या क्या एक्सपोर्ट हुआ है, मशीनरीज, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ऑटो कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी हुआ है $5.1 बिलियन, इसमें ग्रोथ हुआ 11.6%। यहाँ पर स्मार्टफोन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी एक्सपोर्ट किया है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल में बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है 2.7 बिलियन, ग्रोथ हुआ है 12.7%। जम्स एंड ज्वेलरी में बात करें तो एक्सपोर्ट हुआ है 2.5 बिलियन एंड ग्रोथ हुआ है 6.7%। तो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ हुआ है 10.5%। रिच यानी 17.7 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई फाइनेंशियल ईयर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिकेट करता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट बियॉन्ड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट।
वाई डिड ट्रेड डिफिसिट इंक्रीज, क्यों बढ़ा है? आल्दो एक्सपोर्ट इंक्रीज, क्योंकि एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है, तो इंपोर्ट इंक्रीज एज अ फास्टर प्राइस इसमें। तो मर्चेंटाइज जो है, जो हमारा इंपोर्ट है, ग्रोथ 22.1% है। रिजल्ट क्या हुआ? तो मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट वाइडेंट हुआ है 28.2 बिलियन डॉलर्स में। अब यहाँ पर क्या है, मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट एंड ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट दोनों का डिफरेंस देखते हैं। कंसीडर ओनली गुड्स, इसमें केवल क्या होता है, गुड्स को कंसीडर करेंगे। ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट में गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों होते हैं। इसमें लार्जर होंगे, लार्जर फॉर इंडिया, लेकिन इसमें लोअर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट। अब रिलेटेड इकोनॉमिक कंसेप्ट पर हम बात करें, सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे बीओटी बोलते हैं। ये क्या है, हमारा जो मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट है और मर्चेंटाइल इंपोर्ट है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर्मूला होता है बीओटी इक्वल गुड्स एक्सपोर्ट माइनस गुड्स इंपोर्ट। ठीक। करेंट अकाउंट का मतलब इसमें क्या होता है, ट्रेड इन गुड्स जो हमने किया वो करेंट अकाउंट में आएगा, ट्रेड इन सर्विस होगा, रिमिटेंस होगा, इन्वेस्टमेंट जो इनकम होगा, इन सबको हम करेंट अकाउंट में रखते हैं। करेंट अकाउंट डिफिसिट सीडी का मतलब हुआ कि जो हमारा टोटल फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो करता है एक्सीडिंग द इनफ्लो में, इन सबको इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट रेफर टू एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। मैंने कहीं तो नाम लिया था ना, फिजिकल गुड्स के बारे में लिया था ना, सही है। और ट्रेड डिफिसिट्स occur when export exceed import, नहीं ये गलत हो गया, यहाँ पर दूसरा गलत है। सर्विस एक्सपोर्ट इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा यानी सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलो अब तीसरा बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड एल्डरी द वल्नरेबिलिटी इन इंडिया क्यों है। देखो हाल ही में हेल्थ की जो है इंक्रीज किया गया है एज में, क्लाइमेट रेजिस्टेंस एजिंग इंश्योरिंग किया है केयर में कि डिग्निटी एंड एजेंसी जो वर्ल्ड जो एल्डर एब्यूज है वो अवेयरनेस यानी 15 अवेयरनेस डे मनाया गया 15 जून को। कब? अवेयरनेस डे। अब इनका रिपोर्ट ये है कि एग्जामिन करेंगे कि हम क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करेंगे, जो हमारे एल्डर है, जो हमारे पुराने लोग हैं, उन पे कैसे उनको बचाया जाए, पार्टिकुलरली रूरल एरिया में ये समस्या देखने को मिला गया है। अब फ्यूचर में अगर देखा जाए स्टडी में, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्प एज इंडिया ने किया है, रिपोर्ट दिया है कि क्लाइमेट रेजिस्टेंस एजिंग यानी इंश्योरिंग करेंगे केयर, डिग्निटी एंड एजेंसी। सिंपल सैंपल साइज लिया गया है 2444 एल्डरली पर्सन का सैंपल साइज लिया गया, कवरेज किया गया है 20 डिस्ट्रिक्ट 10 स्टेट, फोकस किया क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड एजिंग के लिए। अब यहाँ पर क्लाइमेट हजार्ड्स अफेक्टिंग एल्डरली में अगर ये देखा, अगर रिस्पॉन्डेड अफेक्टेड बाई क्लाइमेट में 78% जो है एक्सपीरियंस लिस्ट वन क्लाइमेट रिलेटेड टू हजार्ड इन द लास्ट 3 years। अब मोस्ट रिपोर्टेड हजार्ड क्या है, हजार्ड में जैसे हीट वेव्स है 45% है, फ्लड्स 27% है, ड्रॉट 20% है। इम्पैक्ट की बात करें तो मोर देन 1/3 ऑफ रिपोर्ट मॉडरेट सेवर इम्पैक्ट एंड देयर द लाइफ। मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप की अगर हम बात करें तो हाई वल्नरेबिलिटी अमंग में एल्डरली लिविंग एलोन होगा, विडोज, पर्सन एज 80% ईयर होगा, पीपल विथ द कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होगा, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज एंड मेंटल हेल्थ इशू भी पाया गया है। मेजर फाइंडिंग में क्या, 60% रिपोर्टेड द होम नॉट फुली सेफ ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हीट में। कॉपिंग मेजर में 90% स्टेट इंडोर होगा, 81% इंक्रीज वाटर इनटेक होगा। कॉन्सिक्वेंस की अगर बात करें तो 74% सफर्ड इलनेस ड्यूरिंग द हीट वेव्स होगा, 44% रिपोर्टेड वर्सनिंग ऑफ द एक्सीडेंट डिक्रीज होगा, 1/3 ऑफ फेस द डिफिकल्ट एक्सीडिंग हेल्थ केयर। हीट वेव जो है एक प्रकार का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है इन पुराने लोगों पर। हेल्थ वल्नरेबिलिटी में अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म जो इम्पैरिटी होगी हमारा पास जहाँ पे टाइप है, जिससे जो मोबिलिटी रिलेटेड होंगे जिसमें परसेंटेज 32% देखा गया है, विजन रिलेटेड जो इशू है 24% देखा गया। तो मेडिसिन एंड अफोर्डेबिलिटी में 52% अनेबल टू अफोर्ड द इसेंशियल मेडिसिन। तो हेल्थ केयर एक्सेस में मेजर जो सोर्सेज हेल्थ केयर का था वो था प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी, जिसमें शेयर किया 51%, और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है 49%। ठीक है, पीएचसी जो है द फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी अंडर द इंडिया द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ठीक है, अब फैमिली सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिविंग अरेंजमेंट क्या है, 73% लिव विद द चिल्ड्रेन एंड रिलेटिव, लेकिन 94% एल्डर जो है नीडिंग द केयर रिसीव द फैमिली सपोर्ट। मेजर जो केयर की गिवर्स क्या है, जिससे सन, स्पाउस एंड डॉटर इन लॉ। इम्पैक्ट कर रहा है माइग्रेशन पर, माइग्रेशन पैटर्न में जैसे 80% हाउस होल्ड जो रिपोर्टेड है माइग्रेशन फैमिली ऑफ द मेंबर फॉर वर्क, वो माइग्रेट कर रहे हैं, अपने माता पिता को छोड़कर शहर में चले जा रहे हैं। तो सन्स अकाउंटेड जो नियरली देखा जाए 3/4 ऑफ द माइग्रेशन। तो ये एक इफेक्ट पड़ रहा है इंडिविजुअल।
38% जो रिलायन करते हैं नेबर्स को, और 60% आप रिसीव करते हैं जो नो सपोर्ट है, जो सपोर्ट ही नहीं करते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट में देखा गया है एबिलिटी में कि ओनली 1/3 ऑफ रिपोर्टेड कम्युनिटी है जो हेल्प करता है ऑलवेज इन अवेलेबल। 1/3 रिपोर्ट कम्युनिटी जो सपोर्ट करेंगे रियली इन द नेबर अवेलेबल में। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की अगर बात करें ना, सोर्स में क्या है, पेंशन में शेयर 49%, नो इनकम 60% हैंड आइदर द इम्पावर और नॉर इनकम। एज वाइज ट्रेंड होगा 60 से लेकर 69%, 11% विदाउट वर्क एंड इनकम में होगा। एज अगर 80% बात की 21% विदाउट वर्क एंड इनकम। अब क्लाइमेट चेंज एंड इलरी में क्या है, वाई इलरी आर क्लाइमेट वुलनरेबल, रिड्यूस करेंगे मोबिलिटी को, ग्रेटर डिजीज बर्डन होगा, डिपेंडेंस ऑन द केयर गिवर्स होंगे, लो एडेप्टिबिलिटी कैपेसिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी होगा। मेजर क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी देखा गया है। हेल्प एज इंडिया की अगर बात करें तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वर्क फॉर द वेलफेयर राइट ऑफ द ओल्डर पर्सन इन इंडिया। फोकस एरिया की बात करें तो एल्डर केयर होगा, हेल्थ केयर, लिवलीहुड सपोर्ट, सोशल प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। अब इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डे की बात करें तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जो है फीचर है, ऑब्जर्व किया गया 15 जून को, डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो राइज अवेयरनेस अबाउट द विच निगलेक्ट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एल्डरली पर्सन। अब यहाँ पर स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द एल्डरली एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। Heat waves are among the most commonly reported climate hazard affecting the elder person। सही बात है कि नहीं, सही बात है, सही बात है, सही बात है। Older persons living alone or generally less vulnerable in climate, गलत है। Reduce mobility and chronic illness, ये भी सही है, तो यहाँ पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आज का हमारा आखिरी, इंडिया एंड स्लोवाकिया जो है रिलेशन के से। अभी पीएम मोदी गए थे वहां पर घूमने, बायलैटरल टाइज हुए हैं, तो कौन कौन सी चीज पर बात हुई हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्लोवाकिया जो 15 जून में 2026 में गए थे, और इंडिया स्लोवाकिया का जो देखा जाए बायलैटरल टाइज हुआ जिसमें हम कंप्रहेंसिव पार्टनरशिप को रखा गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने द हाईएस्ट नेशनल ऑनर्स ऑफ स्लोवाकिया रिपब्लिक यानी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल्स क्रॉस यानी फर्स्ट क्लास इन्हें मिला हुआ है। द फर्स्ट विजिट बाय इंडियन पीएम टू स्लोवाकिया सिंस इंडिपेंडेंस 1993, मतलब 1993 के बाद से देखा गया ये पहली बार प्रधानमंत्री होंगे पीएम मोदी जो यहाँ पर विजिट किए थे। अब व्हाट इज द कंप्रहेंसिव पार्टनरशिप, देखो कंप्रहेंसिव पार्टनरशिप सिग्निफिकेंस का मतलब होता है ब्रॉडर एंड डीपर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज होगा कॉर्पोरेशन को, क्रॉस करेंगे मल्टीपल सेक्टर को, एक्सपेंशन ऑफ द बायलैटरल मल्टीलैटरल कोलैबोरेशन। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी टाइप भी किया गया। ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रेन करेंगे एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को, एक्सप्लोर करेंगे न्यू एरिया ऑफ द कॉर्पोरेशन और इन्हांस करेंगे कोऑर्डिनेशन इन द ग्लोबल गवर्नेंस को। अब एग्रीमेंट की बात करें साइड में तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या है, डिफेंस कॉर्पोरेशन, लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन रिसर्च, क्वांटम कम्युनिकेशन, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम विथ आईआईटी दिल्ली। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप होगा ऑन काउंटर टेररिज्म, कंसुलर एंड डायलॉग मैकेनिज्म भी इसमें इंक्लूड है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो एरिया कौन कौन से जो आइडेंटिफाई किए गए, जैसे ऑटोमोबाइल होंगे, रेलवे होगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जाएगा। अब फॉर इंडिया के लिए देखा जाए तो एक्सेस टू यूरोपियन इंडस्ट्रीज वैल्यू चेन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, इनोवेटिव पार्टनरशिप को भी देखा गया है, सपोर्ट करेंगे मेक इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग इन्वर्सन के लिए। फॉर स्लोवाकिया के लिए क्या क्या उसको क्या करना है, उसको इंडिया का लार्ज मार्केट मिलेगा, एक्सेस, कोलैबोरेशन कर सकते हैं इंडिया का इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए, और इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। इंडिया यूरोपियन यूनियन डायमेंशन में अगर देखा जाए तो सपोर्ट फॉर इंडिया यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, तो यहाँ पर स्लोवाकिया ने सपोर्ट किया है, प्रोग्रेस किया है टुवर्ड द इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। इंपॉर्टेंस होगा इंडिया के लिए, यहाँ पर ग्रेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा यूरोप में, एक्सपोर्ट कर सकता है, डाइवर्सिफिकेशन को इनहांस करेगा, इन्वेस्टमेंट को। फॉर यूरोपियन यूनियन के लिए देखा जाए तो एक्सेस टू वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक्स होगा। अब डिफेंस कॉर्पोरेशन में देखा गया है की डेवलपमेंट क्या क्या है, सिग्निफाइंग द लेटर ऑफ इंटेंट जो एलओआई जो बोला डिफेंस कॉर्पोरेशन में, एरिया क्या क्या है इसमें, जॉइंट डेवलपमेंट होगा, जॉइंट प्रोडक्शन होगा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भी देखने को मिलेगा। इमर्जिंग एरिया में देखने को मिला है आर्टिलरी सिस्टम, आर्मोरस सिस्टम, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो सपोर्ट इंडिया द डिफेंस इंडोजेनाइजेशन,
डाइवर्सिफाई करेंगे यहाँ पर और स्ट्रेन करेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस को भी। काउंटर टेररिज्म में अगर देखा जाए तो ज्वाइंट पोजीशन रखा गया बोथ कंट्री को, कंडेम करेंगे टेररिज्म इन ऑल फॉर्म में, कंडेम करेंगे द पहलगाम जैसे टेररिस्ट अटैक 2025 में उस पर भी किया गया, कॉल फॉर कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म के लिए। इंपॉर्टेंस क्या होगा, री इन्फोर्समेंट इंडिया द ग्लोबल एंटी टेरर डिप्लोमेसी, ठीक है, स्ट्रेन करेंगे कोऑपरेशन इन द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी। एनर्जी कॉर्पोरेशन में भी साइन किया गया है जहां पर हम एरिया आइडेंटिफाई किया गया कि एनर्जी सिक्योरिटी हो, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन हो, सस्टेनेबिलिटी हो, रिजिलेंस हो, इन सब पे भी फोकस किया गया। ठीक है, सेक्टर में जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में, जियोथर्मल एनर्जी, ज्वाइंट रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब पे फोकस सेक्टर किया गया है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया दोनों में ये हुआ कि रिड्यूस करेंगे हम डिपेंडेंसी वोलाटाइल एंड फॉसिल फ्यूल मार्केट को, सपोर्ट करेंगे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को, और यहाँ पर एक और है ग्लोबल ग्रीन डिस्टर्बेंस लिंक के जो वेस्ट एशिया कंट्री है उस पर भी रिलेट करने को बात कही गई। मोबिलिटी एंड माइग्रेशन कॉर्पोरेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, मोबिलिटी एंड लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट में फोकस किया गया है कि सेफ एंड लीगल माइग्रेशन किया जाएगा, मोबिलिटी ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल दिया जाएगा, एक्सचेंज करेंगे हम लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन को, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर भी प्रपोजल दिया गया है जहां पर हम प्रोटेक्ट करेंगे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को और इंडियन प्रोफेशनल वर्किंग इनसोल्विका एंड वीजा वर्सा, ये जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो सपोर्ट करेंगे इंडियन स्किल्ड वर्क फोर्स मोबिलिटी को, इन्हांस करेंगे पीपल टू पीपल टाइज एंड फैसिलिटी देंगे लेबर मार्केट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस में भी बात कही गई, यहाँ पर सेंट्रल यूरोपियन आउटरीच में स्ट्रेन करेंगे इंडिया का जो इंगेजमेंट होगा जो विद सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन के साथ, तो वहाँ पे भी हम डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप करेंगे विद यूरोपियन यूनियन के साथ। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है तो स्लोवाकिया ने कहा कि भाई डायरेक्टली अफेक्टेड है बाय रशिया एंड यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, तो बोथ कंट्री ने इंफेसिस किया कि पीसफुल डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन देंगे, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को भी स्थापित करेंगे। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन पे भी ध्यान दिया गया है जहां पर यूनाइटेड नेशन, काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस एंड क्लाइमेट एनर्जी इशू पर भी हम कोऑर्डिनेशन करने का काम करेंगे। चैलेंजेस क्या होगा, इकोनॉमिक चैलेंजेस होगा, सबसे पहले लिमिटेड बायलैटरल ट्रेड वैल्यू, नीड फॉर स्ट्रॉन्गर बिजनेस लिंकेज, जियोपॉलिटिकल भी देखने को मिलेगा, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग द रीजनल स्टेबिलिटी, यूरोपियन यूनियन का रेगुलरिटी बैरियर्स भी है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में अगर देखा जाए तो कवरेटिंग जो एग्रीमेंट होगा इनटू द टेंजिबल आउटकम्स होगा और सस्टेनिंग द लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए वे फॉरवर्ड में, फास्टैग इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड को करो, ठीक है, एक्सपेंड करो, डिफेंस करो, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को प्रमोट करो, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, एआई लाओ, क्वांटम लाओ, डिजिटल सेक्टर को लाओ, उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी को भी कोलैबोरेशन करने का काम करो, मोबिलिटी पाथवे को इनहांस करो, स्किल्ड प्रोफेशनल को भी इंक्रीज करो और इंस्टीट्यूशनलाइज करो जो हमारा स्ट्रेटजिक जो डायलॉग है, तो ये इंडिया को करना चाहिए। अब यहाँ से मेंस का ये क्वेश्चन, यहाँ पर जो आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है इजीली, the evolution of India's Slovakia tied the comprehensive partnership reflect the changing natures India's engagement with European, examine the significance को करो, डेवलपमेंट को करो और इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी को इंटरेस्ट करो। तो ये 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 3 पेज में इसका आंसर लिखना, आप इसको इजीली आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पर भेजो, हमारी टीम आपके आंसर कॉपी को पूरी तरह से चेक करने का काम करेगी। अब आज का हम बात करते हैं प्रीलिम्स फोकस के टॉपिक में, सबसे पहला है चॉकलेट चिप्स सी स्टार। रिसेंटली में ये रिमार्केबल किया स्ट्रक्चर में चॉकलेट चिप सी स्टार्स जो कम टू लाइट में आया, क्यों, इसका साइंटिफिक नेम है प्रोटोरिएस्टर नोडोसस। इसका हैबिटेट की बात करें तो ये वार्म एंड सैलो वाटर में रहता है और इंडो पैसिफिक रीजन में पाया जाता है। बेस कलर है इसका टैन ऑरेंज एंड क्रीमी व्हाइट में पाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट ब्लैक, डार्क ब्राउन, रेड स्पीकिंग में चॉकलेट चिप्स होगा। फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्केलेटन मेड होगा, स्मॉल एंड कैल्विन प्लेट में देखने को मिलेगा। यूनिटी एडेप्टेशन में स्केलेटन स्ट्रक्चर एक्ट करेंगे लाइक ऑप्टिक फाइबर्स, ठीक है, कंसंट्रेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग एंड लाइट इनटू द देयर आर्म के लिए। ये आप इस चीज को देख सकते, इसी का नाम है चॉकलेट चिप्स सी स्टार। दूसरा है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पीएसएलवी। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है भाई, उसने डिटेक्ट किया है कि पीएसएलवी मिशन हैज बीन आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द फॉलोइंग एक्सपर्ट रिव्यू, ऑपरेट करेगा इंडियन इसरो के द्वारा और निक नेम इसका रखा गया वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, बेस्ड ऑन डेवलपिंग द पेलोड्स इनटू द सेंट्रम एंड पोलर ऑर्बिट्स के लिए एसएसपीओ के लिए, लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ भी इसमें बेस्ट करेगा। ये पीएसएलवी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये फर्स्ट स्टेज में
क्या हुआ था, लार्ज सॉलिड रॉकेट मोटर था। दूसरे स्टेज में इसमें अर्थ स्टोरेबल लिक्विड डाला। तीसरे स्टेज में हाई परफॉर्मेंस सॉलिड रॉकेट मोटर था और फोर्थ स्टेज में लिक्विड स्टेज विथ द इंजन के साथ ये बनाया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पीएसएलवी के लिए। इट इज पॉपुलरली नोन एज द वर्क हॉर्स, बात सही है। प्राइमरी यूज फॉर रिप्लेसिंग द सैटेलाइट सन सेकंड पोलर हार्ट, ये भी सही है। तो इस तरह से पहला तो सही हो गया। दूसरा, इट इज लॉन्च व्हीकल मेनली यूज्ड इन इंडिया, used by India for placing heavy communication satellite directly into the geostationary orbit, गलत है ये, कहीं नाम नहीं लिया, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा आर्टिकल समाप्त हुआ। हम कल फिर मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।